हेलो स्टूडेंट। मैं जमशेदपुर कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर संजीव कुमार बिरुनी। आज हम अंतर्राष्ट्रीय विधि या इंटरनेशनल लॉ पढ़ेंगे। इंटरनेशनल लॉ का जैसा सिलेबस में शुरुआत है उसी के हिसाब से इसका जो भी पाठ तैयार किया गया है उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। इसमें पहले हम देखेंगे परिभाषा, फिर अंतर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति, नेचर, फिर अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि है या नहीं है उसके संदर्भ में हम जानेंगे। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय विधि है क्या, उसके बारे में कुछ छोटी मोटी जानकारी हम देना चाहेंगे। जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि है तो अंतर्राष्ट्रीय विधि है इसका अर्थ यही हम माने कि राष्ट्रीय विधि भी होनी चाहिए, अर्थात राष्ट्रीय विधि है उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय विधि भी है। जिस तरीके से राष्ट्रीय विधि किसी भी देश के आंतरिक प्रकृति के, आंतरिक व्यक्तियों के आंतरिक विषयों को विनियमित करने के लिए बनाई जाती है, अर्थात किसी भी देश के अंदर कोई भी व्यक्ति, चाहे वह मूर्त हो चाहे अमूर्त हो, जिसके अधिकार तथा कर्तव्य विधि के द्वारा सृजित किए गए हैं, उनके आचरण को विनियमित करने के लिए बनाई जाती है। उसी प्रकार से राष्ट्रीय विधि जिस तरह से बनी है उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय विधि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्र के आचरण दूसरे राज्य के आचरण के साथ किस तरीके से होंगे उसको विनियमित किया जाता है, उससे विनियमित होता है। अर्थात एक राज्य का संव्यवहार दूसरे राज्य के साथ किस आधार पर होगा उसे ही अंतर्राष्ट्रीय विधि के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय विधियों के अंतर्गत जैसे हम कोई एक उदाहरण दें तो भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत भारतीय राज क्षेत्र के अंतर्गत जो भी जिनके भी अधिकार भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सृजित हुए हैं उन अधिकारों का सृजन तथा कर्तव्यों का सृजन तथा लोगों के मध्य के संव्यवहार को विनियमित करना भारतीय दंड संहिता का कार्य है। उसी तरीके से अन्य भी विधियां हैं जो राष्ट्रीय विधियों के अंतर्गत जिनका कार्य राष्ट्रीय स्तर पर लोगों के आचरण को विनियमित करना है। उसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय विधि को देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक राज्यों के मध्य की विधि है, अर्थात एक राज्य दूसरे राज्य के साथ किस तरीके से संव्यवहार करेगा उसी को विनियमित करने के लिए जो शर्तें हैं उन्हीं को अंतर्राष्ट्रीय विधि कहा गया है। अब हम ये देखें कि अंतर्राष्ट्रीय विधि जो आज के डेट में जिसका अध्ययन कर रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है जिस तरीके से औद्योगिक क्रांति हुई तथा बौद्धिक क्रांति हुई जो कि यूरोप से शुरुआत जिसकी हुई थी, उसी के क्रम में विदेशी जो भी रहे हैं यूरोप के लोग, वे विकास क्रम में अनेक देशों की यात्राएं करने लगे थे। उसी यात्राओं के क्रम में अनेक देशों को जब उन लोगों ने भ्रमण किया, वह उपनिवेश बढ़ाने के लिए हो चाहे व्यवसाय बढ़ाने के लिए रही हो, तो वहां के जिस जिस देश भी पहुंचे वहां के लोगों के साथ उनका जो भी इंटरेक्शन हुआ उसके क्रम में उन लोगों को ये लगा कि वे जो भी देश जिनका उन लोगों ने खोज किया
वहां उन लोगों को लगा कि वे असभ्य लोग थे। सभ्य देशों के श्रेणी में वे यूरोप के जितने भी देश थे उनको रखते थे और बाकी लोगों को वे असभ्य ही मानते थे। यूरोपीय विद्वानों का ऐसा कहना है कि आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि यूरोपीय प्रणाली की देन है। ओपेनहाइम ने भी यही कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि की उत्पत्ति आवश्यक रूप से ईसाई सभ्यता के परिणाम स्वरूप है तथा इसका विकास उत्तरकालीन मध्य युग से शुरू हुआ। यह कथन उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि जिस तरीके से ओपेनहाइम ने अंतर्राष्ट्रीय विधि की प्रणाली के अंतर्गत इसे यूरोप के केंद्र बिंदु के साथ कही है तथा ईसाई सभ्यता के परिणाम स्वरूप इसका उदय हुआ ऐसा कहा है, यह सही नहीं है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विधि के कई ऐसे सिद्धांत हैं जो प्राचीन काल में विद्यमान तो थे लेकिन उनका प्रचार प्रसार नहीं हुआ था। कुछ तो ऐसे हैं जो अपने विकसित रूप में प्राचीन भारत में भी विद्यमान थे। प्राचीन भारत ही नहीं, विश्व के अनेक क्षेत्रों में जो सभ्यताएं थी वह उदित हो चुकी थी। सिर्फ भारत ही नहीं, चीन की भी सभ्यता, मेसोपोटामिया की भी सभ्यता होगी। ओपेनहाइम तथा अन्य पश्चिमी विद्वानों का मत है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि आधुनिक यूरोपीय प्रणाली की देन है, जो उचित नहीं है। यदि हम भारतीय परंपराओं को देखें, भारतीय संस्कृति को देखें, भारत में जो लिखे गए ग्रंथ हैं उनको देखें, तो हमें यही लगता है कि रामायण तथा महाभारत के अध्ययन से ओपेनहाइम तथा अन्य पश्चिमी विद्वानों के उक्त मत की असत्यता स्पष्ट हो जाती है। रामायण तथा महाभारत यदि इन्हें सत्य भी माने या इन्हें असत्य मानते हैं यदि, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इसका लेखन तो हुआ था। अब रामायण तथा महाभारत किस काल में लिखा गया था इसके बारे में सही सही कहना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन यह दोनों ही ग्रंथ बहुत ही प्राचीन है। इन ग्रंथों को यदि अध्ययन किया जाए तो इन ग्रंथों में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि देखें तो अनेक अंतरराष्ट्रीय विषय इसमें सम्मिलित किए गए हैं। प्रसिद्ध भारतीय विधि शास्त्री डॉक्टर नागेंद्र सिंह ने लिखा है कि स्मृतियों के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन भारत में युद्ध की विधियां तथा दूतों के संबंध में विधियां तथा वीरता आदि के संबंध में जो विधियां थी वह प्रचलित थी। युद्ध के नियम उन संघर्षों पर भी लागू होते थे जो गृह युद्ध की प्रकृति के होते थे। यही धारणा आधुनिक समय में जेनेवा के 1949 के अभिसमयों में भी देखने को मिलता है। महाभारत तथा रामायण को यदि देखा जाए तो दोनों में ही, रामायण को यदि देखा जाए तो रामायण में जिस तरीके से भारत से श्री राम जी की सेना या तो श्री राम जी के दूत बनकर जो श्रीलंका गए थे, तो वहां पर जो दूत के संदर्भ में जो अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल है उसका भी पालन करने का हमें उदाहरण मिलता है। जिस तरीके से किसी भी देश में किसी भी राज्य का यदि दूत जाता है तो उसके साथ कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, उसका पालन किया जाता है, जो कि आज भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसे पालन किया जाता है। यदि हम अंतरराष्ट्रीय विधि के इतिहास को देखें तो इसके जो तत्व हैं, इतिहास के तत्व भारतीय संदर्भ में भी हमें दिखते हैं। वही नहीं, यदि महाभारत के कथा को देखें तो महाभारत में भी यही कहा गया है कि जो युद्ध का समय होगा रात्रिकालीन नहीं होगा, अर्थात जो भी युद्ध होगा वह दिन में होगा, जैसे ही सूर्यास्त होगा युद्ध समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि किसी के हाथ में कोई हथियार नहीं है, निहत्था है, तो उस पर आक्रमण न किया जाए। और यह भी कहा गया है कि जनता, साधारण जनता जो कि निरीह है, उस पर भी आक्रमण नहीं होना चाहिए। शांति की विधियों के क्षेत्र में भी भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अतिरिक्त ईसा के कुछ वर्ष पूर्व ही अंतरराष्ट्रीय विधि के कुछ महत्वपूर्ण विषय जैसे कि आश्रय प्रदान करने का अधिकार, यदि भारतीय संस्कृति तथा यहाँ के ग्रंथों को देखें तो यहाँ पर भी आश्रय
देने की जो एक परंपरा है उसका जिक्र हमें दिखता है। जिस तरह से श्रीलंका से विभीषण श्री राम जी के पास आते हैं तथा शरण की मांग करते हैं, तो यहाँ पर भी यदि शरण वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय विधि का विषय है, तो यह कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हमारे संस्कृति तथा हमारे सभ्यता में तथा यहाँ के ग्रंथों में भी पहले से लिखित रूप में मौजूद है। उसके उदाहरण हमें दिखते हैं। राजदूतों की उन्मुक्तियां तथा विशेषाधिकार आदि के संबंध में नियमों का भारत में विकास हो चुका था। जैसे राजदूतों की उन्मुक्तियां तथा उनके विशेषाधिकारों के संदर्भ में यदि कहें तो ऐसे अधिकार रामायण तथा महाभारत कालीन कथाओं में भी हमें दिखते हैं। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय विधि का प्रारंभ प्राचीन समय में ही हो चुका था, परंतु यह स्वीकार करना होगा कि आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि यूरोपीय प्रणाली की देन है। ये जो आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि की प्रणाली की एक बात या लिखित या तो कोडिफाइड करने की जो एक बात है, इसके संदर्भ में यदि हम कहें कि यह यूरोपीय प्रणाली के देन है तो इसे स्वीकार किया जा सकता है तथा उसे जिस रूप में स्वीकार किया जाता है उसका विकास करने का श्रेय यूरोप को ही। जिस तरीके से वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय विधि का विकास हुआ है, स्वाभाविक सी बात है वह यूरोप से ही उसका प्रारंभ हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय विधि या इंटरनेशनल लॉ जिस तरीके से लिखा गया, जिस तरीके से इसकी संकल्पना की गई, सर्वप्रथम इंग्लैंड के एक विद्वान थे जर्मी बेंथम। इन्होंने 1780 ईस्वी में इस शब्द का प्रयोग किया था, इंटरनेशनल। जर्मी बेंथम ने, ये इंग्लैंड के विद्वान थे, अंतर्राष्ट्रीय विधि के विद्वान थे। तत्पश्चात यह शब्द उन नियमों का बोध कराने के लिए प्रयोग किया जाने लगा जिनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों के पारस्परिक संबंध नियंत्रित होते हैं। बाद के क्रम में यह जिस तरीके से जर्मी बेंथम ने अंतर्राष्ट्रीय विधि के शब्द का प्रयोग किया, बाद के क्रम में इसका प्रयोग एक राज्य दूसरे राज्य के साथ जिस तरीके से, या तो एक राज्य के समुदाय दूसरे राज्य के समुदायों के साथ जिस तरीके से पारस्परिक संबंध स्थापित करते हैं, उनमें प्रयोग किया जाने लगा। नियंत्रित करने के लिए, विनियमित करने के लिए प्रयोग किया जाने लगा। अब यदि अंतर्राष्ट्रीय विधि के परिभाषा को देखें तो इसकी परिभाषा ओपेनहाइम की परिभाषा से शुरुआत होती है। ओपेनहाइम के द्वारा जो परिभाषा दी गई थी वह 1905 में दी गई थी, जिसकी आलोचना अनेक तरीके से की जा रही, जिसके संदर्भ में हम कह सकते हैं कि ओपेनहाइम ने अंतर्राष्ट्रीय विधि के संदर्भ में क्या कहा। ओपेनहाइम द्वारा दी गई परिभाषा का जो उल्लेख है इस तरीके से किया गया है, राष्ट्रों की विधि अथवा अंतर्राष्ट्रीय विधि उन रूढ़िजन्य तथा परंपरागत नियमों के समूह को कहते हैं। ओपेनहाइम ये कहते हैं कि राष्ट्रों की विधि क्या है तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि क्या है। अंतर्राष्ट्रीय विधि उन रूढ़िजन्य तथा परंपरागत नियमों के समूह को कहते हैं। रूढ़ियों के अंतर्गत, रूढ़ियों को ही यहाँ पर शुरुआती क्रम में अंतर्राष्ट्रीय विधि के तत्व के रूप में स्वीकार किया गया था। साथ ही परंपरागत, ऐसे परंपरा के रूप में जो प्रचलन में है, उन्हीं को यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय विधि के तत्व के रूप में स्वीकार किया गया था। इसीलिए कहते हैं कि राष्ट्रों की विधि तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि, राष्ट्रों की विधि तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि दोनों में ही रूढ़िजन्य परंपरागत नियमों के समूह को शामिल ओपेनहाइम करते हैं, जिसमें ये कहते हैं कि राष्ट्रों की विधि तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि उन रूढ़िजन्य तथा परंपरागत नियमों के समूह को कहा गया है जिन्हें सभ्य राष्ट्र पारस्परिक संव्यवहार में बंधनकारी मानते हैं। अर्थात पारस्परिक संव्यवहार जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ करता है तो रूढ़िजन्य परंपरागत नियमों के समूह के आधार पर करता है, जिन्हें वह आपस में स्वीकार किए होते हैं कि उनका पालन वे करेंगे। यह जो परिभाषा थी ओपेनहाइम ने 1905 में दी थी। इस परिभाषा के को भी अनेक तरीके से इसका आलोचना किया जाता रहा है। सर्वप्रथम इसमें जो ओपेनहाइम ने कुछ शब्दों का प्रयोग किया जो कि बहुत ही आलोचनीय है। अब यह सामान्यता माना जाता है कि न केवल राज्य बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के विकास विधि के विषय है तथा
उनके भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत कुछ अधिकार तथा कर्तव्य हैं। जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय विधि का विकास होने लगा है, उस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय के रूप को यदि देखें तो यह विस्तृत हो चुका है। इसके अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ राज्य या तो राज्य के व्यक्ति ही उसके विषय नहीं है, बल्कि चहुमुखी रूप से किसी भी देश के या तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास को यदि हम देखें तो यह जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय के रूप में राज्य ही नहीं बल्कि अन्य भी संस्थाओं को अधिकार तथा कर्तव्य दिए गए हैं। जैसे कि WHO है, UNO है, ये राज्य नहीं है लेकिन फिर भी इन्हें अधिकार तथा कर्तव्य दिए गए हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि के विकास में इन सारे इकाइयों का बहुत ही बड़ा योगदान है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत अब व्यक्तियों के भी कुछ उत्तरदायित्व है। सिर्फ अधिकार की ही बात यहाँ पर नहीं कही गई है, बल्कि यह भी कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत व्यक्तियों को भी कुछ उत्तरदायित्व दिया गया है तथा उन्हें भी कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं, अर्थात कुछ अर्थों में व्यक्ति भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय बन गए हैं। जिस तरीके से ओपेनहाइम ने यह परिभाषा दी है कि एक राष्ट्र जब दूसरे राष्ट्र के साथ जब समव्यवहार करता है तो उसके जो भी शर्तें हैं जिसे हम यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय विधि के संदर्भ में कहा गया है, अर्थात ओपेनहाइम ये स्वीकार कर रहे थे, उनका यह कहना था कि एक राष्ट्र जब दूसरे राष्ट्र के साथ, जबकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय विधि के विकास क्रम को यदि देखा जाए तो हमें यही पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत अब व्यक्तियों के भी कुछ उत्तरदायित्व तथा अधिकार सृजित किए गए। अभी सिर्फ और सिर्फ किसी एक राज्य के अधिकार तथा कर्तव्य की बात नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत किसी भी राज्य के अंतर्गत जो व्यक्ति रहते हैं उन व्यक्तियों का भी अधिकार तथा कर्तव्य सृजित किया गया है। अतः कुछ अर्थों में व्यक्ति भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय हो गए हैं। इस तरीके से यदि देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय के रूप में व्यक्तियों को भी अधिकार है। दूसरा, द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत अंतर्राष्ट्रीय विधि को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अतिरिक्त एक नई विधि जो व्यक्ति से संबंधित है ने समृद्ध बनाया है। दूसरे विश्व युद्ध के उपरांत जिस तरीके से मानविकी तथा मानवाधिकारों के संदर्भ में विधि का विकास हुआ है, उस तरीके से यदि हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय विधि को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अतिरिक्त एक नई विधि जो व्यक्तियों से संबंधित है, अर्थात ह्यूमैनिटेरियन लॉ की यहाँ पर बात की जा रही है, जो व्यक्तियों से संबंधित है, इन्हें समृद्ध बनाया। अंतर्राष्ट्रीय विधि में कुछ परिवर्तन यह हुआ है कि राज्यों के संबंधों के औपचारिक ढांचे से अब व्यक्ति तथा सदस्य राज्यों के नागरिकों के हितों तथा कल्याण की ओर भी अग्रसर हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के जो परिवर्तन अंतर्राष्ट्रीय विधि में हुआ है उसके संदर्भ में यहाँ पर बताया गया है कि मुख्य परिवर्तन यह हुआ है कि राज्यों के संबंधों के औपचारिक ढांचे में अब व्यक्ति तथा सदस्य राज्यों के अधिकारों के हितों तथा कल्याण की ओर अग्रसर हो रही है। व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय विधि के मुख्य बिंदु में रखा गया है, जिनके अधिकारों तथा कर्तव्य की बात की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय विधि न केवल प्रथा तथा संधि नियमों का समूह है, इसमें सभी राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य सिद्धांत भी सम्मिलित है। जिस तरीके से ओपेनहाइम ने परिभाषा दी है, उस परिभाषा की आलोचना करते हुए यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि न केवल प्रथा तथा संधि नियमों का समूह है। ओपेनहाइम ये कहते हैं कि यह परंपरागत अंतर्राष्ट्रीय रूढ़ियों तथा प्रथाओं का एक समूह है, जबकि इसमें यदि हम देखें तो सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य सिद्धांत जो उस समय जो अपने आप को अर्थात यूरोप के जो देश थे वे स्वीकृत विधि वे अपने आप को सभ्य मानते थे, उनके मध्य जो एक सामान्य सिद्धांत प्रचलित था उन्हें भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के रूप में स्वीकार किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अनुच्छेद 38(1)(7) में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधि के अनुच्छेद 38(1)(7) में इस स्रोत को मान्यता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 38(1)(7) में लोग
अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों का एक मुख्य स्रोत वर्णित है। यह विधिक सिद्धांतों का ऐसा ना समाप्त होने वाला स्रोत वर्णित करता है जिसमें न्यायालय लाभान्वित हो सकते हैं। यह धारणा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि नियमों का समूह है बड़ी ही अनुपयुक्त धारणा प्रतीत होती है। अंतर्राष्ट्रीय विधि नियमों का समूह है बहुत ही अनुपयुक्त लगता है। अतः जीवित विधि की भांति अंतर्राष्ट्रीय विधि भी गतिशील है। जिस तरीके से यहाँ पर विधि नियमों का समूह की बात की जा रही है, विधियों के नियमों का समूह अंतर्राष्ट्रीय विधि को कहा गया है, अर्थात यह नियमों का समूह नहीं है, बल्कि वह जमा नहीं है, वह गतिशील है। अर्थात जिस तरीके से राष्ट्रीय विधियों में गतिशीलता की संकल्पना की गई है, अर्थात समाज जिस तरीके से अपेक्षा करता है उस तरीके से अपने अंतर्गत जो भी विधियां हैं उनमें परिवर्तन की अपेक्षा करता है, उनमें परिवर्तन स्वाभाविक सी बात है। उसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय विधियों में भी यह कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि भी जड़ विधि नहीं है, वह भी गतिशील विधि है, उसमें भी अनेक परिवर्तन समयानुरूप होने चाहिए। यहाँ पर जिस तरीके से ओपेनहाइम ने बात कही है कि यह एक ऐसी विधि है जो कि अंतर्राष्ट्रीय विधियों एक नियमों का समूह है, ऐसी बात नहीं है। अतः जीवित विधि की भांति अंतर्राष्ट्रीय विधि भी गतिशील है तथा इसमें परिस्थिति तथा समयानुसार परिवर्तन होने चाहिए। विधि वही अच्छी होती है जो समयानुरूप अपने आप को परिवर्तित कर दे और लोगों या तो समाजों के अनुरूप उसमें कुछ नए परिवर्तन होने भी चाहिए। परंतु यह स्वीकार करना पड़ेगा कि यद्यपि नियमों के समूह शब्दों से विधि की गतिशीलता का बोध नहीं होता है, सामान्यतः विधि के परिभाषा में आवश्यक रूप से इन शब्दों का प्रयोग करना अस्थापित चलन हो गया है। अतः यदि अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो अनुपयुक्त नहीं माना जाना चाहिए। दूसरी ओर यह भी कहा गया है कि यद्यपि कि अंतर्राष्ट्रीय विधि नियमों के समूह के रूप में लिखित रूप में स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन यह जो लिखित रूप में विधि है कहीं न कहीं इसमें भी गतिशीलता है। ऐसा नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि जड़ विधि है और एक बार उसे लिख दिया गया है तो उसे पारंपरिक रूप से प्रयोग या तो उपयोग किया जाने लगा है। अब वह जो भी विधि है उसमें भी समयानुरूप परिवर्तन होते रहते हैं। ओपेनहाइम द्वारा प्रयुक्त शब्द सभ्य राष्ट्रों की भी आलोचना की जाती है। कोई राज्य सभ्य था अथवा नहीं, इसका आधार प्राचीन इतिहास और संस्कृति नहीं थी। ओपेनहाइम ने जिस तरीके से अपने परिभाषा में यह कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि सभ्य राष्ट्रों के मध्य के आपसी संव्यवहार को नियंत्रित करने के लिए, तो यहाँ पर बात ये उठती है कि सभ्य राष्ट्र ओपेनहाइम ने किन राष्ट्रों को कहा है? क्या यूरोप के देश? तो किस आधार पर हम यूरोप के देशों को सभ्य राष्ट्र की श्रेणी में रखें? क्या इसी आधार पर, क्योंकि वहां बौद्धिक क्रांति सबसे पहले हुई थी। बौद्धिक क्रांति को यदि हम देखें तो दूसरे देशों में भी उसी तरीके की जो कुछ क्रांतियां होती रही हैं। सिर्फ और सिर्फ एक बात यहाँ पर अलग होगी कि प्रचार प्रसार सबसे ज्यादा यूरोप के जो भी क्रांति थी उसकी हुई है। वहां के लोग सर्वप्रथम दूसरे देशों में भ्रमण के लिए गए थे, जिसके कारण से वे अपने आप को सभ्य मानने लगे थे। बल्कि यदि सभ्यता के संदर्भ में देखें तो भारतीय सभ्यता या तो अन्य भी देशों की जो सभ्यताएं हैं वह उसी तरीके से समृद्ध है। वहां की भी सभ्यताएं, वहां के भी लोग उतने ही सभ्य थे जितने कि यूरोप के देश थे। यद्यपि चीन का इतिहास 5000 वर्षों से भी अधिक प्राचीन है, फिर भी चीन को सभ्य राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया था। यही बात भारत के विषय में भी कही जा सकती है। वास्तव में पश्चिमी राज्य केवल ईसाई राज्यों को सभ्य राष्ट्र मानने लगे थे, जो कि यह मापदंड उनका था वह अनुचित है। अब यह मापदंड स्वीकार नहीं किया जाता है। इस समय संयुक्त राष्ट्र के अनेक सदस्य राष्ट्र हैं जिनमें ईसाई तथा गैर ईसाई दोनों ही प्रकार के राज्य सम्मिलित हैं। यही कारण है कि ओपेनहाइम की पुस्तक के बाद के संस्करण में सभ्य राष्ट्र के शब्द को जो है इसे परिवर्तित कर दिया गया है। यदि हम बाद में 25वें संस्करण को देखें, 90वें संस्करण को देखें, ओपेनहाइम की पुस्तक के 90वें संस्करण को देखें, तो उस 90वें संस्करण में ओपेनहाइम की पुस्तक में अनेक परिवर्तन किए गए हैं। इन परिवर्तनों के उपरांत यदि देखें, ओपेनहाइम की परिभाषा जो अंतर्राष्ट्रीय विधि के संदर्भ में है वह इस प्रकार से है, जिसमें कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि ऐसे नियमों का समूह है
जो राज्यों के एक दूसरे के साथ पारस्परिक संबंधों में विधिक रूप से बाध्यकारी है। यहाँ पर जो नवे संस्कृत में है, सभ्य राष्ट्रों के संदर्भ में जो पहले लिखी गई थी उसको यहाँ पर हटाकर अब सीधे लिख दिया गया। परिभाषा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि ऐसे नियमों का समूह है जो राज्यों के एक दूसरे के साथ पारस्परिक संबंधों में विधिक रूप से बाध्यकारी है। यह नियम प्राथमिक रूप से राज्यों के संबंधों को नियंत्रित करते हैं। विधिक रूप से बाध्यकारी है, विधि की भी यहाँ पर बात की गई है, जो कि बाध्यकारी है इसकी बात की गई है। जो पारस्परिक रूप से एक राज्य दूसरे राज्यों के साथ कोई संबंध बनाता है तो उसको नियंत्रित या विनियमित करता है, परंतु केवल राज्य ही अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय नहीं है। नवे संस्करण को बहुत ही विकासपरक बनाया गया है, जिसके अंतर्गत यह कहता है कि केवल राज्य अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं तथा कुछ हद तक व्यक्ति, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को भी शामिल किया गया तथा इसके साथ ही कुछ व्यक्तियों को भी शामिल किया गया है, व्यक्ति को भी शामिल किया गया है, जिसे अधिकार तथा कर्तव्य की बात की गई है। नवे संस्करण में यह भी स्पष्ट किया गया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्राथमिक रूप से विषय हैं, परंतु यह भी स्वीकार किया गया है कि राज्य ही सिर्फ विषय नहीं, न केवल व्यक्ति बल्कि कुछ प्रादेशिक और राजनीतिक इकाइयां राज्य के साथ ही व्यक्ति तथा व्यक्ति के साथ ही कुछ प्रादेशिक तथा राजनीतिक इकाइयों को भी अधिकार तथा कर्तव्य दिए गए हैं। इस प्रकार ओपेनहाइम की पुस्तक के नवे संस्करण में व्यक्त की गई परिभाषा की धारणा स्टार्क द्वारा व्यक्त की गई धारणा के काफी समीप हो गई। इसमें ये तो रही ओपेनहाइम की परिभाषा अंतर्राष्ट्रीय विधि के संदर्भ में। यदि हम अन्य भी विद्वानों के परिभाषाओं को देखें तो J.L. ब्रायरली के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि की जो परिभाषा है वह इस प्रकार से दी गई है। राष्ट्रों की विधि अथवा अंतर्राष्ट्रीय विधि उन नियमों तथा कार्यरूप में आने वाले सिद्धांतों का समूह है जो सभ्य राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों पर बंधनकारी होते हैं। J.L. ब्रायरली ये कहते हैं कि राष्ट्रों की विधि क्या है या अंतर्राष्ट्रीय विधि क्या है? उन नियमों तथा कार्यरूप में आने वाले सिद्धांतों का समूह। उन नियमों तथा कार्यरूप में अर्थात राज्यों के मध्य जो भी संव्यवहार होते हैं, जो शर्तें हैं जिनको कार्यरूप में लाया जाता है, कार्यरूप में आने वाले सिद्धांतों का समूह है जो सभ्य राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों पर बंधनकारी होते हैं। J.L. ब्रायरली भी सभ्य राष्ट्र के शब्द को अपने परिभाषा में लिखने से दूर नहीं है, ये भी इन शब्दों का यहाँ प्रयोग करते हैं। दूसरा, वेस्टलैंड सेंट्रल गोल्ड माइनिंग कंपनी लिमिटेड बनाम किंग, जो 1905 का केस है, उसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय विधि की जो परिभाषा इस प्रकार से दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय विधि का अर्थ सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत उन नियमों से है जो उनके नागरिकों के पारस्परिक आचरण को नियंत्रित करते हैं। सभ्य राष्ट्रों के मध्य जो भी नागरिक हैं उनके आचरण को विनियमित करने के बाद वेस्टलैंड सेंट्रल गोल्ड माइनिंग कंपनी लिमिटेड नाम किंग के केस में की गई है। वहीं J.S. लोटस वाद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय विधि की जो परिभाषा दी गई वह इस प्रकार से है। अंतर्राष्ट्रीय विधि से हमारा तात्पर्य उन सिद्धांतों से है जो स्वतंत्र राष्ट्रों के मध्य लागू होते हैं। कुछ हद तक ऐसे लोटस वाद का जो केस है वह, जिसमें सभ्य राष्ट्र या असभ्य राष्ट्र की जो बात है वह स्वीकार्य या लिखित नहीं है, जिसमें यह कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय विधि से हमारा तात्पर्य यह है कि ये वे सिद्धांत हैं जो स्वतंत्र राष्ट्रों के मध्य लागू होते हैं। इस प्रकार से यदि स्टार्क की परिभाषा देखें तो स्टार्क ने जो परिभाषा दी है वह इस प्रकार से दी है। अंतर्राष्ट्रीय विधि नियमों का वह समूह है जिसमें अधिकांश राज्यों के आचरण संबंधी वह सिद्धांत तथा नियम हैं जिन्हें कि वह अपने ऊपर बंधनकारी महसूस करते हैं। नियमों का वह समूह है जिसमें अधिकांश राज्य, अर्थात नियमों का समूह है, प्रत्येक राज्य को अनिवार्य रूप से शामिल नहीं किया गया है, इसीलिए यहाँ पर प्रयोग स्टार्क ने किया कि अधिकांश राज्यों के आचरण तथा सिद्धांत शामिल हैं जिन्हें वे अधिकांश राज्य अपने ऊपर बंधनकारी स्वीकार करते हैं तथा सामान्यतः उन्हें अपने पारस्परिक संबंधों में जब एक राष्ट्र दूसरे राज्य के साथ
संबंध बनाता है तब उन संबंधों के अंतर्गत उन नियमों को मानते हैं जिनके अंतर्गत निम्नलिखित भी आते हैं। स्टार्क यह कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के कार्यों संबंधी उनके पारस्परिक संबंधों तथा उनके राज्यों तथा व्यक्तियों के संबंधों से संबंधित विधि के नियम। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के कार्यों संबंधी सिर्फ व्यक्तियों या तो राज्य को ही यहाँ पर विषय नहीं माना गया है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के कार्यों संबंधी उनके पारस्परिक संबंधों तथा उनके राज्यों तथा व्यक्तियों के संबंधों से भी संबंधित विधि के नियम। स्टार्क अंतरराष्ट्रीय विधि की परिभाषा विस्तृत रूप में देते हैं, जिसके अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के कार्य, उनके बीच के संबंध, राज्यों के संबंध तथा व्यक्तियों के संबंध में जो विधियां बनाई हैं, विधि बनी है या नियम बने हैं, उनको भी यहाँ पर शामिल किया गया है। व्यक्तियों तथा गैर राज्य इकाइयों से संबंधित वे नियम जिनका संबंध अंतरराष्ट्रीय समुदाय से है। व्यक्तियों तथा गैर राज्य इकाइयों के संबंध में भी स्टार्क लिखते हैं कि उन्हें भी अधिकार तथा कर्तव्य दिए गए हैं। उनके आचरण को विनियमित करने के लिए जो विधियां बनी हैं, उन्हें भी अंतरराष्ट्रीय विधि के अंतर्गत शामिल किया गया है। यह परिभाषा परंपरागत परिभाषाओं से भिन्न है। परंपरागत परिभाषाओं के अनुसार केवल प्रभुत्व संपन्न ही अंतरराष्ट्रीय विधि के विषय हैं, अतः यह उन्हीं के संबंधों को नियंत्रित करती है। परंतु जैसा स्टार्क ने लिखा है कि पिछले 4 दशकों में होने वाले परिवर्तनों, विकास के परिणाम स्वरूप परंपरागत परिभाषा अनुपयुक्त सी हो गई है, क्योंकि इससे अंतरराष्ट्रीय विधि के उन सभी नियमों का बोध नहीं होता जो अब उसके भाग हैं। स्टार्क अंतरराष्ट्रीय विधि के विकासशीलता को स्वीकार करते हुए यह कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय विधि के सभी नियम अब इसमें नहीं है, कुछ अनुपयुक्त हो गए हैं, इसमें और भी परिवर्तन होने की संभावना है। स्टार्क द्वारा दी गई उपयुक्त परिभाषा उपयुक्त जान पड़ती है, क्योंकि इससे अब तक होने वाले परिवर्तनों तथा विकास का बोध होता है। परंतु स्टार्क ने स्पष्ट किया है कि व्यवहार की दृष्टि से यह स्मरण रखना उचित होगा कि अंतरराष्ट्रीय विधि प्राथमिक रूप से राज्यों के पारस्परिक अधिकार तथा कर्तव्यों को नियंत्रित करती है। प्राथमिक रूप से राज्यों के पारस्परिक अधिकारों तथा कर्तव्य को नियंत्रित करती है, ये बात इसमें कही गई है। यदि हम देखें ऐसा क्या है, अन्य जीवित विधियों की भांति अंतरराष्ट्रीय विधि भी गतिशील है। समय तथा परिस्थितियों की आवश्यकताओं के अनुसार इसके भी नियमों तथा सिद्धांतों का निरंतर विकास होता रहता है। पिछले 70 वर्षों में इसके रूप तथा प्रकृति में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। प्रोफेसर फ्रीडमैन के अनुसार आयतन तथा क्षेत्र दोनों में ही अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं तथा करारों का कार्य क्षेत्र अधिक विस्तृत हुआ है। आज अंतरराष्ट्रीय विधि विभिन्न तथा महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित है, अर्थात वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि देखें तो अंतरराष्ट्रीय विधि सिर्फ और सिर्फ एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ संबंधों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि गैर राज्य इकाइयां तथा व्यक्ति तथा अन्य भी इकाइयां, उनको भी शामिल किया गया है। उनके भी अधिकार तथा कर्तव्य हैं। इसके अंतर्गत आगे ये कहा गया है कि मानवीय अधिकार, मानवाधिकार, शांति तथा मनुष्यता के विरुद्ध अपराध, आणविक शक्ति तथा अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण, व्यापार संगठन, श्रम अभिसमय, यातायात तथा स्वास्थ्य नियमों पर नियंत्रण। कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि इन क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय विधि बाध्यकारी है, परंतु इसमें संदेह नहीं है कि यह सब अंतर्राष्ट्रीय विधि के वैध विषय हैं। दूसरे विश्व युद्ध से अब तक न केवल अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने अंतर्राष्ट्रीय विधि को समृद्ध बनाया है,
वरन व्यक्ति से संबंधित एक नई अंतर्राष्ट्रीय विधि का भी विकास हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मानवीय अधिकारों के संदर्भ में या तो अन्य अधिकारों के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक विकास हुए हैं जिसकी आवश्यकता महसूस होती। जैसे विकास क्रम में, अंतर्राष्ट्रीय विधि के विकास क्रम में इन सारी चीजों की आवश्यकता महसूस हुई है तथा विकास भी हुआ है। प्रोफेसर फ्रीडमैन ने यह लिखा है कि कदाचित आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि के परिवर्तनों में सबसे अधिक क्रांतिकारी परिवर्तन नए विषयों का समावेश है, जिसके अंतर्गत सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य सिद्धांतों ने भी समृद्धशाली बनाया था। इन परिवर्तनों तथा विकास के परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय विधि की परंपरागत परिभाषा की यह सभ्य राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों को नियंत्रित करने वाले नियमों का समूह है, पूरी तरह से अस्वीकार हो गई है, अस्वीकार कर लिया, अनुपयुक्त हो गई है। इस परिभाषा में नई अंतर्राष्ट्रीय विधि के आवश्यक गुणों, रूपों तथा प्रकृतियों का बोध नहीं हो पाता। विधि की व्यक्तिगत धारणा का स्थान अब सामाजिक आत्मनिर्भरता की विधि ने ले ली है। नई अंतर्राष्ट्रीय विधि केवल विधि ही नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक भी है। अतः परंपरागत अंतर्राष्ट्रीय विधि में सभी मौलिक तत्वों में काफी संशोधन